नमस्कार दोस्तों। हमारी पुरानी वीडियो में हम लेवल्स ऑफ टीचिंग पर चर्चा कर चुके हैं, जिसमें मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हमने डिटेल में समझा है। और आज का जो टॉपिक हमारा है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पर रहेगा। ठीक है, देखिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये सारी चर्चाएँ हमने की हैं और काफ़ी अच्छा डिस्कशन हमारा ये रहा था। आप लोगों को अगर ये देखना है और देखना है क्या, आपको ये देखना चाहिए। जब तक आप ये डिटेल इसको नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, आप आगे का कंटेंट समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या आज की वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप पुराना वीडियो हमारा देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। देखिए, रिफ्लेक्शन मतलब होता है जब किसी भी शिक्षा को, किसी भी सूचना को हम अपने व्यवहार में लाते हैं। उदाहरण के लिए कई बार हम ये देखते हैं कि एक बच्चा है, वो अपने घर के किसी सदस्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है और उसकी तरह ही एक्ट करने का प्रयास करता है, तो दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन। कोई बच्चा है स्कूल का, उसको कोई टीचर बहुत पसंद है और टीचर का जो बिहेवियर है वो बड़ा पसंद है बच्चे को, उसका बोलना, हर एक चीज़ बहुत पसंद है, तो बच्चा उस टीचर की कॉपी करता है, उसको इमिटेट करता है। तो इस इमिटेशन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ऐसी हर एक चीज़, हर एक तथ्य जो हमने सीखा है उसका हम अपने व्यवहार में प्रयोग कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन कहलाता है। इसका जो नेचर है वो मोस्ट थॉटफुल होता है, जिसमें हम विचार क्षमता हमारी बहुत ज़्यादा विकसित होती है। जो भी तथ्य हमने पढ़े होते हैं वो हमने कक्षा में पढ़े हैं, किताबी रूप से पढ़े हैं, अब उनका प्रयोग हम व्यवहारिक रूप से कैसे करेंगे, ये सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए जो नेचर है इसका मोस्ट थॉटफुल रहता है, अधिक चिंतनशील रहता है। ऑब्जेक्टिव जो है इस लेवल के, वो डेफिनेटली रिफ्लेक्ट और डिस्कवर न्यू इंसाइट्स। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग टू एक्वायर फैक्ट विद इंक्रीज्ड एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड डिस्कवर न्यू इंसाइट। फैक्ट की ऐसी समझ विकसित करना जिससे कि रिफ्लेक्शन की जो एबिलिटी है, योग्यता है, वो बढ़े और साथ ही साथ नए नए ज्ञान को डिस्कवर करने, नए नए ज्ञान की खोज करने की क्षमता का विकास हो सके, जिससे लीडिंग टू इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग, जिससे कि बच्चा या फिर कोई भी अधिगमकर्ता जो है वो स्वतंत्र रूप से समस्याओं का समाधान कर सके। देन नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट का जो नेचर है वो कैसा होना चाहिए। इस प्रकार के टॉपिक में या फिर इस प्रकार के शिक्षण में हम कभी भी बच्चे के सामने ऑर्गेनाइज मैनर में किसी भी कंटेंट को प्रस्तुत नहीं करते हैं। हमारा जो तरीका रहेगा वो तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज रहेगा, लेकिन हम किसी भी टॉपिक को सिंपल तरीके से प्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स बना करके बच्चे को सीखने के लिए मजबूर करते हैं। जैसे कि अगर मेरे को क्लासरूम के अंदर क्यूबॉइड पढ़ाना है, जिसको हम हिंदी में घनाभ कहते हैं, अगर आप लोगों को समझना है तो आपके पास कोई किताब होगी आसपास, है ना, मोटी किताब देख लीजिएगा, तो वो किताब जो होती है वो हमेशा एक क्यूबॉइड का ही एग्जाम्पल होती है, एक बेहतर उसका ये एग्जाम्पल रहता है। ठीक है, तो किताब दे करके बच्चे को, बॉक्स दे करके या फिर कोई और जो क्या बोलते हैं क्यूबॉइडिकल शेप का कोई भी कंटेंट होगा दे करके बच्चे से कहा जा सकता है कि भाई इसमें कितने कॉर्नर हैं बताओ, इसमें कितनी साइड्स हैं ये बताओ, इसमें कितने फेजेस हैं ये बताओ, मतलब कि उनका व्यवहारिक नाम लेकर के, फेजेस, साइड्स और कॉर्नर्स का। ठीक, तो बच्चा उसको ढूंढने लगता है और उसको नोट करने लगता है। तो आपने क्या किया, आपने पढ़ाना था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबॉइड और बच्चे को आपने एक खेल करवाया, एक गतिविधि करवाई, लेकिन वो गतिविधि जो है उसका संबंध पूरी तरह से क्या था, क्यूबॉइड की कैरेक्टरिस्टिक्स पर था। तो हुआ क्या, सब्जेक्ट मैटर आपका अनस्ट्रक्चर था। ठीक है, बच्चा जो खेल कर रहा है उसको पता ही नहीं कि वो सीख क्या रहा है उससे, लेकिन जब उसने खेल पूरा कर लिया, उसने सारी जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपने पूछी थी उससे वो बतानी शुरू कर दी। तो अब आप बोलोगे कि इस शेप को हम क्यूबॉइड बोलते हैं और क्यूबॉइड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि आपने अभी नोट की या फिर आपने बताई। तो इस तरह से आपने प्रॉब्लम दी और प्रॉब्लम को सॉल्व करके बच्चे ने अपना ज्ञान प्राप्त किया। रोल ऑफ टीचर, शिक्षक का रोल कैसा होता है। शिक्षक का रोल इसमें कोऑपरेटिव होता है। शिक्षक जो है वो बच्चे को सहयोग करता है। सिर्फ शिक्षक ज्ञान को प्रदान नहीं करता, ज्ञान को प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि बच्चों में ज्ञान का निर्माण करने के लिए योजनाएं बनाता है। ठीक है ना, ज्ञान को प्रदान करने का मतलब है कि आपने किताब ली, कंटेंट समझा और बच्चे को व्याख्यान द्वारा समझा दिया, ये तो वो आपने ज्ञान प्रस्तुत कर दिया। दूसरा, ज्ञान का निर्माण करने का मतलब क्या है कि आपने बच्चे के सामने कुछ प्रश्न रख दिए और प्रश्नों पर सोचने के लिए कहा, बच्चे से विचार करने के लिए कहा और बच्चे ने विचार किया, खूब विचार किया। उसके बाद जिस कंक्लूजन तक बच्चा पहुंचा उसके आधार पर आपने बच्चे को कंसेप्ट समझाया। तो इसमें क्या हुआ कि ज्ञान का निर्माण बच्चे ने खुद किया। आपने तो जो निर्माण बच्चे ने किया उसको वेरीफाई किया,
जो भी कैरेक्टरिस्टिक बच्चे ने बताई थी उसको आपने वेरीफाई कर दिया सिर्फ कि हाँ बेटा ये यही कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं क्यूबॉइड की। तो क्या हुआ कि सारा जो ज्ञान है उसका निर्माण तो बच्चे से हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ उसमें सहयोग कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है इसमें, जब बच्चा खुद ही सारा कार्य कर रहा है, खुद ही समस्या का समाधान कर रहा है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और वो कॉन्फिडेंस क्या करेगा, उसको आगे का कोई काम करने के लिए क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा, यानी कि मोटिवेट करेगा। तो मोटिवेशन क्या है, खुद से आ रहा है, बाहर से कोई उसको मोटिवेशन नहीं दे रहा है। उदाहरण के लिए आपके सामने कोई एक समस्या आती है और उस समस्या का समाधान करने के लिए आप अकेले स्वतंत्र रूप से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अंततः क्या होता है, उस समस्या का समाधान आप स्वयं से कर लेते हैं। और जब आप स्वयं से समस्या का समाधान करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है और आप उस बात को अपने सारे दोस्तों को बताने का प्रयास करते हो, इतनी खुशी आपको हो जाती है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं, आपसे 2-3 प्रयासों में नहीं होता है, फिर आप किसी की सहायता ले लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो शायद उतनी खुशी आपको नहीं होती है, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें है कि रिफ्लेक्टिव लेवल में बच्चा खुद ही समस्या का समाधान कर रहा है, तो उसको आंतरिक खुशी मिलेगी और वो आंतरिक खुशी उसको आगे लर्निंग करने के लिए मोटिवेट करेगी। नेचर ऑफ मेथड कैसा होगा, डेफिनेटली बात कर चुका हूँ आपसे। सारा कार्य बच्चों को ही करना है, तो डिस्कवरी है, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है, एनालिटिकल थिंकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ये जो मेथड्स हैं इसमें बच्चा ही एक्टिव रहता है, टीचर कुछ नहीं करता है। डिस्कवरी, आपने बच्चे को घर में कुछ कुछ ढूंढने के लिए कहा, आपने बोला कि चलो जाओ घर आज, और आपके घर में जो भी चीज़ें आप देखते हो अपने आसपास उनके नाम पढ़ के आना अंग्रेजी में क्या है, बच्चे ने डिस्कवरी की, ठीक। असाइनमेंट दे दिया आपने, असाइनमेंट ऑलमोस्ट वैसा ही है आपका, कुछ कार्य दिया आपने, बच्चा उसको करेगा खुद से, ठीक। प्रोजेक्ट दिया, ठीक है। एनालिटिकल सोच थिंकिंग करने के लिए कहा, जो भी चीज़ बच्चे ने देखी हैं उसके बारे में पुनः विचार करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, या प्रॉब्लम दे दी उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी ही बातें जो हैं वो लर्नर सेंटर्ड हैं और बच्चा ही इसमें सक्रिय रह करके पढ़ता है, ठीक। तो नेचर ऑफ मेथड कैसा होगा आपका, हमेशा लर्नर सेंटर्ड, ठीक है। क्लासरूम इन्वायरमेंट मॉडरेट होगा। मॉडरेट कैसा होगा, मतलब कभी शिक्षक सक्रिय, कभी बच्चा सक्रिय, लेकिन शिक्षक यहाँ पर बहुत कम सक्रिय रहेगा। इसको आप ये समझ सकते हैं, 40 मिनट का अगर पीरियड है क्लासरूम में, तो उस पीरियड में 10 मिनट ही शिक्षक सक्रिय रहेगा, वो भी निर्देश देने के लिए और लास्ट में कंक्लूजन देने के लिए। बाकी हर समय उसको बच्चे को ही सक्रिय रखना है, बच्चा ही कार्य करेगा। इससे पहले हमने जो टीचिंग बिहेवियर पढ़े हैं ना, उसमें जो लास्ट बिहेवियर था लेज़र फेयर, हस्तक्षेप रहित, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है। टेस्टिंग डिवाइस कैसी होनी चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आपने बच्चों की जो क्रिटिकल अवेयरनेस है वो जांचनी है, आपने बच्चों का चिंतन स्तर देखना है, और चिंतन स्तर तब देखोगे जब ऐसे प्रश्न दे जो स्वतंत्र रूप से हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने एक बच्चे से पूछा कि भारत में कितने राज्य हैं, बच्चे ने पढ़ा है तो आंसर दे देगा, नहीं पढ़ा तो आंसर नहीं दे पाएगा, तो ये तो हो गया क्लोज एंडेड। लेकिन आपने बच्चे से प्रश्न पूछा कि तुम्हें अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है, लिखो। अब हर बच्चे का यहाँ पर आंसर अलग अलग रहेगा, किसी को कुछ अच्छा लगता होगा, किसी को कुछ अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो वर्तमान समय में हमारे जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए NCF, NCFT और तत्पश्चात जो हमारा नया नया एजुकेशन पॉलिसी आने वाला है, 2019 में ड्राफ्ट आ चुका है उसका। इन सभी में जो शिक्षाविद हैं उन्होंने सिफारिश की है कि कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम जो का प्रोग्राम है या कार्यक्रम है या प्रक्रिया है वो रिफ्लेक्टिव लेवल तक जानी चाहिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको याद होगा जब मोदी जी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने बोला था कि हमें स्किल इंडिया चाहिए। स्किल इंडिया मतलब कि हर बच्चे को, हर युवा को स्किल्ड होना चाहिए, यानी कि कौशल युक्त होना चाहिए, कुछ ना कुछ करना आना चाहिए। 4 किताब पढ़ने से आप में कौशल नहीं आते हैं, जब तक उन किताबों का ज्ञान आप अपने व्यवहार में नहीं लाते हो कोई फ़ायदा नहीं। आप कविताएं पढ़ रहे हैं बहुत सारी, लेकिन आप कविताएं पढ़ने से कविता नहीं लिख सकते हो जब तक आप कविता पढ़ने के बाद खुद से प्रयास ना करें लिखने का, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये आज हमने क्या बोलते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग का जो कंटेंट है वो पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं फंक्शंस ऑफ टीचिंग बताऊंगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में, जिसमें हम CTET, UTET या फिर TGT, PGT जैसे परीक्षाएं देते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ चर्चा की जाएगी हमारी वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। इन पर एक डिटेल डिस्कशन मैं आपका नेक्स्ट क्लास में करने जा रहा हूँ। और साथ साथ एक और टॉपिक रहेगा हमारा एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न टीचिंग का, क्या एंशिएंट टीचिंग होती है, क्या मॉडर्न होती है, ये सब हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे जो वीडियोस दिए जा रहे हैं कंटेंट आप अच्छे समझ में आ रहा होगा और ये आपके लिए लाभदायक होगा।
तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।